हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th इंग्लिश मीडियम बेटा साइंस की क्लास आपका लेसन 3 चल रहा है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट का डिस्कशन कर लिया था। आपको पहले बताया था मैंने फ़ाइबर क्या होते हैं। देन फाइबर के बाद आपको ये भी समझाया था टाइप्स ऑफ फाइबर आपके दो होते हैं, जो आप टाइप्स ऑफ फाइबर को एनालाइज कर सकते हैं 2 कैटेगरीज़ के अंदर, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर ऐसे फाइबर जो आपको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर जो आपके केमिकली सब्सटेंसेस से ऑब्टेन किए जाते हैं एंड जनरली केमिकल प्रोसेस के द्वारा। तो इस तरीके से आप 2 तरीके के फाइबर को बता सकते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। देन टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फ़ाइबर भी मैंने आपको बता दिया था, जिसके अंदर आपने पढ़ा था नायलॉन है, टेरिलीन है, एक्रिलिक है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है। इस तरीके से आपने कई सारे सिंथेटिक फ़ाइबर भी पढ़ लिए थे। उसके बाद फिर आपका प्लास्टिक चल रहा था। प्लास्टिक में आपने ये जाना था प्लास्टिक क्या होते हैं, फिर आपने जाना कि प्लास्टिक को हम जो है किस तरीके से उसके बेनिफिट्स को देखते हैं, यानी वो कैसे हमें यानी बेनिफिट्स भी कराता है, उससे हमें बेनिफिट्स हैं तो किस तरीके से वो हार्मफुल भी है इन्वायरमेंट के लिए, जस्ट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी। उसके बाद अब आपका जो है आगे प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज़ में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपका फर्स्ट था प्लास्टिक इज़ ए नॉन रिएक्टिव। दैट्स, ये मैंने आपको नोट डाउन भी कराया था कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव मैटर है। एंड नेक्स्ट आपका है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, जो आपका ये भी हो गया था। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स, तो ये भी आपका कंफर्म हो गया था कि प्लास्टिक आपका पुअर कंडक्टर्स होता है। अब है प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। टेफ्लॉन वगैरह के बारे में भी मैंने आपको समझाया था, जैसे आपके प्लास्टिक फाइंड एक्सपेक्टिव यूजेस, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ वेस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी। ठीक है, इसमें अब आप जानेंगे प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। दैट्स नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। Plastics and the environment. देन इसके अंदर अगर आप टॉपिक का डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जानते हैं। तो इसके अंदर पहले आप ये लिखेंगे ए मटेरियल which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria, is called बायोडिग्रेडेबल। इसमें आप लिख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब इसी का दूसरा कैटेगरीज आप लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि
a material which is not easily decomposed by natural process is termed as non-biodegradable. अब इसमें आप बता सकते हैं कि टाइप्स ऑफ वेस्ट के अंदर कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कौन से बायो। जैसे आपको बता दूं मैं, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड लाइक फूड स्टफ, अगर आपका वो 1 to वीक अप्रॉक्सीमेटली वो रखा जाता है तो डिजनरेट नेचर ऑफ मटेरियल वो बायोडिग्रेडेबल है एंड बायोडिग्रेडेबल है। एंड द टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैन, जिसको बनने में कम से कम 100 to 500 ईयर्स लगते हैं, वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी जिसमें ज़्यादा साल लगते हैं। जैसे प्लास्टिक्स है, टिन है, एल्युमिनियम है एंड अदर मेटल कैंस वगैरह हैं, तो वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इसमें आप ये भी समझा सकते हैं कि प्लास्टिक को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज। इसको हम अपने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को, दोनों को अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग भी बता सकते हैं। जैसे मैं एक बार आपको बताऊं, जैसे आपने देखा कि रिसाइकिल भी हम प्लास्टिक का करा सकते हैं, तो प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, इसके अंदर आपने देखा क्या लिख सकते हैं आप, नोट डाउन क्या करेंगे बेटा, ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ये इसके अंदर आ जाएगा। एंड ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजली डिकम्पोज नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से और बैक्टीरिया के एक्शन से, उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जिसको कम से कम फॉर्मेट होने में 100 to 500 लगभग ईयर्स लगता है या सेवरल ईयर्स लगता है, और इसमें मैक्सिमम आपके कुछ टाइम, कुछ आवर्स लगते हैं। उसके बाद आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के बाद आप इसके बारे में बता सकते हैं कि यदि आप एयर पोल्यूशंस को, यानी कि अगर ये प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो वो जलता है अगर, तो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल देता है वो मैसेज। तो वो हम जला कर नहीं, उसका हम एक बार रीयूज़ भी कर सकते हैं प्लास्टिक का, यानी अदर पार्ट्स में हम उसको रीयूज़ दिखाते हैं। जैसे क्या, मैं देखिए एक बार बताती हूँ आपको। यानी इसके बारे में आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर प्लास्टिक की बात करें तो ये इसका बर्न होना खतरा है। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं नोट डाल के, व्हेन प्लास्टिक बर्न
then it releases lots of poisonous fumes, into the atmosphere, causing air pollution. अब इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए, यानी इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप पॉलीथीन को बर्न नहीं करें, ताकि वो आपका इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड ना करे। इसके लिए आप इस प्लास्टिक का रीयूज़ कर सकते हैं, जिसमें सपोर्ट होता है। प्लास्टिक के लिए वेस्टेड मटेरियल जो होता है, वो आपका प्लास्टिक को रीयूज़ करने के लिए आप 4R का प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं। देन आप ये बेस्ट, यानी इस तरीके से आप इसके हेल्प से आप जो है इन्वायरमेंट को पॉइजनस होने से बचा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको 4R प्रिंसिपल का यूज़ करना है। 4R प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो ये आपको मैंने बताया, नोट में लिखना है। व्हेन प्लास्टिक बर्न देन इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर causing air pollution. Air pollution का reason है poisonous fumes, and just depend on the burning of plastic, and on the burning process the plastic convert into releases some poisonous gases and just like fumes into the atmosphere, and that's what's called air pollution. इससे बचाव के लिए आप जो है यहाँ पर 4R प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं। 4R प्रिंसिपल क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊं। 4R प्रिंसिपल का मतलब है, फर्स्ट टर्म रिड्यूस, सेकेंड टर्म रीयूज, थर्ड टर्म रिसाइकिल, एंड फोर्थ टर्म रिकवर। तो ये आपका 4R का प्रिंसिपल आप यूज़ करके आप सेफली हो सकते हैं, यानी इस तरीके से आप सेफ कर सकते हैं 4R का प्रिंसिपल यूज़ करके। दैट्स फर्स्ट। 4R प्रिंसिपल में क्या होता है ये मैं आपको क्लियर कर दूँ बेटा, एक बार फटाफट देखें। 4R प्रिंसिपल का मतलब है, फर्स्ट रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। ये 4R के टर्म्स हैं। इन सब में आपने देखा R जो है आपका फर्स्ट लेटर कॉमन, एंड दैट्स कॉल्ड 4R। 4R ये प्रिंसिपल, यानी कि आप पहले रिड्यूस करेंगे, फिर रीयूज़ कर सकते हैं रिसाइकिल द्वारा, एंड रिकवर। रिड्यूस का मतलब होता है पहले आप उसको जो है उसको आप डैमेज कर दें, यानी कि पहले उसका जो भी शेप है उसको डैमेज करके उसको यानी ख़त्म करना। ख़त्म करने का मतलब उसका शेप को हटाना। रीयूज़ का मतलब उसको दूसरा कोई शेप के अंदर डालना, एंड रिसाइकिल का मतलब हो गया कि उसके प्रोसेस को रिपीटेड करना, रिपीटेड ऑन द प्रोसेस, तो आपका वो रिसाइकिल हो गया, यानी प्लास्टिक का ही आप कुछ दूसरा मटेरियल बनाना चाह रहे हैं। देन रिकवर एंड देन पैकेजिंग पार्ट। तो इस तरीके से आपका रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल एंड रिकवर, तो यानी इस तरीके से आप 4R की मदद से आप जो है इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, यानी इन्वायरमेंट को पॉइजनस होने से बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन ना हो, इसका आप जो है यहाँ पर अपना प्रिकॉशंस रख सकते हैं। तो जस्ट बेटा आपको ध्यान रखना है
कि प्लास्टिक को बर्न नहीं करना है, उसको प्लास्टिक को बर्न ना करते हुए आपको 4R प्रिंसिपल का हेल्प लेना है या प्लास्टिक के कन्वर्ज़न पर ज़्यादा ध्यान रखना है, उसको बर्न ना करें, उसको कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट करके उसको एक अन्य कैटेगरीज़ के अंदर डाल दें जिसका आप फिर से यूज़ कर लें। दैट्स वो आपका जनरली डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल आपको चाहिए और क्या आपको बनाना है, कैसे यूज़ करना है। एंड जस्ट हेल्प बाय 4R प्रिंसिपल। 4R principle just related to 4 terms like first term reduce, second term reuse, third term recycle, fourth term recover, and that's आपका सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में आज वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट। ओके, बाय।